आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश के बेसिक ग्रामर के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं। टेंस क्या होता है, मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, वर्ब क्या होता है। जैसे कि आपको पता है आप लोग के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, आज से ही स्टार्ट हुए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम 21 को अब जो अपकमिंग है क्लास 10th का इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम है। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। टेंस क्या होता है, मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, बहुत छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स हैं, आप इनको पढ़िएगा, इनसे आपके पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और हम लोग आज पढ़ते हैं टेंस वाला, उसके बाद मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये सब हम लोग फर्दर और नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं टेंस क्या होता है। देखिए आप लोग ने पढ़ा होगा बेटा टेंस क्या होता है। टेंस का मतलब होता है टाइम। अब टाइम जो होता है बेटा ये तीन टाइप का होता है, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट और एक होता है फ्यूचर। आप खुद सोचिए ना, अगर कोई समय की बात करें तो देखिए एक वो समय है जो अभी चल रहा है उसे हम लोग प्रेजेंट कहेंगे, एक वो समय था जो बीत गया उसे हम लोग पास्ट कहेंगे और एक वो समय है जो आने वाला है उसे हम लोग फ्यूचर कहेंगे। तो इस तरीके से टाइम को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा। फर्दर ये फिर से और 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं, ये चारों, ये तीन के तीन फिर से 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है सिंपल या इसको हम लोग इनडेफिनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कंटिन्यूअस, उसके बाद होता है हमारा परफेक्ट और इसके बाद लास्ट में हमारा आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 4 टाइप होते हैं इनके फर्दर, यानी ये तीनों के होते हैं। देखिए इसे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी कहेंगे। सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी कहते हैं। तो ये इस तरीके से इसके फर्दर 4 और टाइप्स होते हैं। अब देखिए इसी में हम लोग पढ़ते हैं एक टेंस की टेबल बनवाई जाती है, तो इसे आप टेंस की टेबल बोलो या हेल्पिंग वर्ब की टेबल बोलो, बात सेम है। ये चाहे आप इसको हेल्पिंग वर्ब की टेबल बोलो या टेंस की टेबल बोलो। इसमें क्या करते हैं हम लोग, हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं कि कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे हमने यहाँ लिख दिया प्रेजेंट, फिर हमने यहाँ पे लिखा है पास्ट और फिर हमने यहाँ पे लिखा है फ्यूचर। अब जैसे हम लोग ये टेबल पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको एक चीज समझनी है, इसमें आपको एक चीज समझना है कि इसके फर्दर 4 टाइप मैंने अभी आपको बताया। सिंपल को ही इंडेफिनिट भी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये होते हैं इसके फर्दर 4 टाइप। तीनों के यही फर्दर 4 टाइप होते हैं। अब देखिए इससे पहले बेटा एक एग्रीमेंट आपके सिलेबस में है, वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए एक होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब जैसे यहाँ पे मैंने कहा सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको पता ही नहीं है सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। तो पहले हम लोग 3 बेसिक टर्म ग्रामर के क्लियर कर लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वो पर्सन होता है जो सेंटेंस में कोई ना कोई काम करता है। सेंटेंस में अगर कोई इंसान कोई ना कोई काम कर रहा है तो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिसे कर्ता कहते हैं हिंदी में। तो यानी द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन, द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन इज नोन एज सब्जेक्ट। जो इंसान किसी भी सेंटेंस में कोई काम करेगा उसे सब्जेक्ट कहा जाएगा। जिस चीज का काम होगा, यानी जिस भी चीज का काम हो रहा है एक्शन वर्ड, उसे वर्ब कहा जाएगा। कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ेगा उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी द पर्सन और थिंग। अब देखिए कार का प्रभाव लिविंग पर भी पड़ सकता है, नॉन लिविंग पर भी पड़ सकता है। लिविंग पर पड़ेगा तो ये आपका दोनों टाइप में आता है ऑब्जेक्ट, लिविंग वाला भी नॉन लिविंग वाला भी। द पर्सन और थिंग ऑन विच द एक्शन इज परफॉर्म्ड, ऑन विच द एक्शन इज परफॉर्म। तो सेंटेंस में आपने देखा कि अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है तो उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलेंगे, जिस चीज का काम हो रहा होगा उसे वर्ब बोलेंगे, जिसके ऊपर ये काम परफॉर्म होगा उसे हम लोग ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा मोहन बीट्स सोहन। अब देखिए यहाँ पर आप सेंटेंस में देख पा रहे हैं कि मोहन ने सोहन को मारा, तो यहाँ पे सेंटेंस में काम कौन कर रहा है, मोहन। तो ये सब्जेक्ट हुआ क्योंकि काम ये कर रहा है। काम किस चीज का हो रहा है, मारने का, तो ये वर्ब हुआ। काम का प्रभाव यानी कि इसके ऊपर काम हो रहा है, जिसके ऊपर काम किया जाए या काम का प्रभाव जिस पर पड़े उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, देखिए आपको एक चीज क्लियर रखनी है कि सब्जेक्ट जो होता है वो सिर्फ लिविंग ही होता है, क्योंकि कोई ना कोई अगर कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो लिविंग ही एक्शन परफॉर्म करेगा, नॉन लिविंग तो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जो काम का प्रभाव जिस पर पड़ रहा है, वो लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर वो लिविंग होगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और अगर वो नॉन लिविंग होगा तो ऐसे ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट भी फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाई होते हैं।
तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि जैसे मैंने कहा मोहन बीट सोहन, यहाँ सोहन देखिए जिंदा एक लड़का है, तो अगर ये जिंदा है तो ये कौन सी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा, ये लिविंग है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अगर यहीं पे कोई नॉन लिविंग चीज होती तो उसे हम लोग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है, ये तो मैंने एग्रीमेंट बताने से पहले आपको 3 बेसिक टर्म क्लियर किए थे, क्योंकि अगर ये 3 टर्म नहीं क्लियर है तो आपको एग्रीमेंट नहीं समझ में आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी प्रीवियस एग्जांपल में बीट एक वर्ब बताया था, ये कैसी वर्ब है, देखिए ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्या होता है बेटा, कोई मेन वर्ब वो शब्द होता है जिसको पढ़ के आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा किस चीज का काम हो रहा है। यानी कोई भी शब्द जो ये आपको बता दे कि एक्चुअली में कौन सा काम हो रहा है, उसे मेन वर्ब कहते हैं। जैसे सिंगिंग, डांसिंग, स्लीपिंग, ये वर्ड पढ़ के आपको समझ में आना कि सामने वाला क्या काम कर रहा है, तो इसे मेन वर्ब कहते हैं। लेकिन इंग्लिश में जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर हम मेन वर्ब लिखते हैं और फिर हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इंग्लिश में सेंटेंस लिखने का स्ट्रक्चर ये होता है। तो मेन वर्ब मैंने आपको बताया वो शब्द जिनको पढ़ के आपको समझ में आ रहा है सामने वाला क्या काम कर रहा है। लेकिन इससे पहले सेंटेंस में एक हेल्पिंग वर्ब भी लगती है। हेल्पिंग वर्ब में जैसे इज, एम, आर हो गया, वॉज वर्ब हो गया, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं जो सेंटेंस में मेन वर्ब के पहले लगती है और सब्जेक्ट के बाद लगती हैं। लेकिन देखिए ये जो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट है, इन्हीं दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। इसी एग्रीमेंट को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो देखिए ये एग्रीमेंट किसके बीच में है, सब्जेक्ट, सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसके, और हेल्पिंग वर्ब के बीच में ये एग्रीमेंट है। मेन वर्ब के बीच में नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बीच में। तो एग्रीमेंट ये कहता है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर लगेगी, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो भी प्लूरल लगेगी। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, हमने लिखा ही, उसके बाद हमने लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर। अब जैसे मैंने लिखा ही इज राइटिंग अ लेटर, तो अब आप देखिए ही के, ये क्या है, ही सिंगुलर है, इसके साथ इज क्यों लगा, इज इसलिए लगा है क्योंकि इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर आएगी। मेन वर्ब में कोई चीज नहीं होगा, ये एग्रीमेंट मेन वर्ब के साथ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के साथ है। राइटिंग देखिए मेन वर्ब है, इसलिए मेन वर्ब है क्योंकि इसको पढ़ के समझ में आ रहा है सामने वाला क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। लेकिन मेन वर्ब के साथ एग्रीमेंट नहीं होता है, सब्जेक्ट का एग्रीमेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, इसीलिए यहाँ पे इज लगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे दे लगा होता तो दे आर राइटिंग अ लेटर हो जाता। तो अब यहाँ पे आर क्यों आ गया, आर इसलिए आ गया है बेटा क्योंकि यहाँ पे दे सब्जेक्ट जो है ये सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, अब प्लूरल है, और यहाँ पे आर एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ कैसी हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लूरल, और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट है जो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता कि जब भी बेटा हम कोई नाउन लिखते हैं, नाउन को तो आपको पता है क्या होता है, नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी इंसान का, किसी जगह का या किसी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। तो अगर नाउन के आगे यानी किसी नाम के आगे, नेमिंग वर्ड के आगे हम एस या ईएस लगा दें तो वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय के आगे अगर मैं एस लगा दूं तो बॉयज प्लूरल हो गया, एक से ज्यादा हो गया। लेकिन वर्ब में इसका उल्टा होता है, अगर हम वर्ब में एस या ईएस लगा दे तो वो सिंगुलर हो जाती है। इसके साथ उल्टा केस होता है। यानी अगर मैं यूं कहूं कि जैसे वर्ब है आपकी ईट, अब देखिए क्या इसमें एस लगा है, नहीं, ये विदाउट एस है। अगर कोई वर्ब बिना एस के आए तो ये प्लूरल होती है, लेकिन अगर इसी ईट में हम एस लगा दें तो अब ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो अगर मैंने यहां लिखा जैसे ही डैश मैंगो, और उसके बाद मैंने लिखा दे डैश मैंगो, तो अब देखिए यहां पर हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है। हमने उसमें क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। तो इसमें क्या फिल होगा इन दोनों में से, तो मैंने आपको बताया है, देखिए ये सिंगुलर है ही, तो इसके साथ सिंगुलर वाली आएगी, तो ही के साथ क्या आएगा, ईट्स आएगा, ही ईट्स मैंगो। और यहाँ पे दे प्लूरल है तो प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आएगी, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ईट आएगा। तो इसमें उल्टा केस होता है। आप ऐसे याद कर सकते हो कि अगर आपके नाउन में एस ना लगे या नाउन आपका सिंगुलर है, अगर आपका नाउन सिंगुलर है तो आपकी वर्ब में एस लगेगा, और अगर आपका नाउन प्लूरल है तो आपकी वर्ब में एस नहीं लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि एरर ओमिशन में एरर में
ऐसे ही एरर आ जाते हैं कभी कभी, जहां पर सिंगुलर प्लूरल का ही एरर होता है, डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट समझ में आया। तो देखिए जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है तो वो इन सेंटेंस, इन 3 टाइप के सेंटेंसेस में लगता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो पहले इनकी हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज। सिंपल पास्ट की क्या होती है? सिंपल पास्ट की होती है डिड। सिंपल फ्यूचर की क्या होती है? इसकी होती है विल ऑब्लिक शैल। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? इसकी होती है इज, एम, आर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? इसकी होती है वॉज, वर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की क्या होती है? इसकी होती है विल बी, शैल बी। इसके बाद हम लोग आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की हैज, हैव, और पास्ट परफेक्ट की हैड, और पास्ट फ्यूचर परफेक्ट की होती है विल हैव, शैल हैव, विल हैव और शैल हैव। नेक्स्ट आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है हैज बीन, हैव बीन, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है हैड बीन, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है विल हैव बीन, शैल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब जैसे हमने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो लिख दी, लेकिन आपको कैसे समझ में आएगा कि कब कौन सी लगनी है, कौन सा सिंगुलर के साथ लगेगी, कौन सी प्लूरल के साथ? तो देखिए डू जो है ये प्लूरल के साथ लगती है, मतलब जब भी सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो, और वो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट का टेंस का सेंटेंस हो। अगर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का है और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ डू लगेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लगेगा। इस तब लगता है जब सिंगुलर होता है, आर तब लगता है जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है, ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होती है। एम तब लगता है जब सब्जेक्ट में क्या लिखा हो? आई लिखा हो। इसके बाद हैज तब लगता है जब सिंगुलर हो, हैव तब लगता है जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। हैज बीन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, हैव बीन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। जहां पर सिंगल है वहां पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा। वॉज आपका सिंगुलर के साथ आएगा, वर आपका प्लूरल के साथ आएगा। हैड बीन सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा, हैड बीन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आएगा। विल आपका सिंगुलर के साथ, शैल प्लूरल के साथ। तो जहां जहां विल है वो सिंगुलर के साथ आ जाएगा, जहां शैल है वो प्लूरल के साथ आ जाएगा। विल और शैल में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसके एक्सेप्शंस हम आगे अभी क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कौन सा किसके साथ लगेगा। तो जो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल समझाया था उसमें भी आपने देखा था कि जब मैंने ही लिखा है, ही के साथ इज लग रहा है। क्यों इज लग रहा है? क्योंकि ही जो है आपका सिंगुलर है और इज जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब मैंने दे लिखा तो दे के साथ आर आया, क्योंकि आर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और दे भी प्लूरल प्रोनाउन होता है। अब समझिए, जब भी हमने कहा कि इंग्लिश में हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस में सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से। अब सब्जेक्ट की जगह पे देखिए 2 चीजें आ सकती है, नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है। अगर नाउन आएगा तो यानी किसी चीज का नाम आएगा, तो अगर नाम आएगा, अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो कोई पर्टिकुलर नाम आएगा, तो पर्टिकुलर नाम जो है सिंगुलर होता है, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन नाउन आ रहा है तो उसके आगे आपको ध्यान रखना है कि अगर एस या ईएस लगा हो, कॉमन नाउन के आगे एस या ईएस लगा हो तो वो प्लूरल हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग प्रोनाउन की बात करते हैं तो जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, वी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, ठीक है। अब ही, शी, इट ये आपका सिंगुलर है, ये सिंगुलर प्रोनाउन है। दे, वी, आई, यू ये सारे प्लूरल हैं। देखिए आई और यू एक्सेप्शंस हैं, ये दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन बेटा इनके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आती है। एक और बच्चे कुछ कंफ्यूज रहते हैं, जब भी कहीं पे कलेक्टिव नाउन लिखा हो, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कोई कलेक्शन किसी चीज का। जैसे मैंने कहा अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ कीज चाबियों का गुच्छा, तो चाबियों के गुच्छे को बंच से डिस्क्राइब किया गया है। जब भी कोई कलेक्टिव नाउन दिया हो बेटा तो उसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो सिंगुलर आती है। कलेक्टिव नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। कभी भी आपको नीदर नॉर मिले सेंटेंस में, नीदर नॉर, या फिर कभी भी आपको ईदर और दिखे सेंटेंस में, या कभी भी आपको ईच ऑफ द दिखे सेंटेंस में, इन सबके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये एक्सेप्शंस हैं, इन सब के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आती है। ये टेंस आपको ध्यान रखना है, अगर आपको टेंस पता होगा तो आप सारे एरर ओमिजन कर ले जाओगे। अगर आपको ये सारे टेंस समझ में आ गए हैं और ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद होनी चाहिए, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है तो सारे एरर ओमिजन आप आराम से कर लोगे। ये ध्यान रखना है आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ध्यान रखना है, वर्ब ध्यान रखनी है आपको। एक और चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि एक पूरे टेंस में प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन सब में मिला के एक ऐसा टेंस है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। यानी एक ऐसा टेंस बताओ जो कि विदाउट हेल्पिंग वर्ब आता है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब, तो वो है आपका सिंपल पास्ट टेंस।
और वो भी सिंपल पास्ट टेंस। देखिए आप जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, सेंटेंस दो टाइप के, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस का जो पॉजिटिव सेंटेंस होगा, पॉजिटिव को अफर्मेटिव कहते हैं। अगर सिंपल पास्ट टेंस का जो भी पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, नो हेल्पिंग वर्ब, और उसमें जो मेन वर्ब आती है वो मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है, सेकेंड फॉर्म। ध्यान रखना है पूरी टेंस में सिर्फ ये एक ऐसा टेंस है जिसमें मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है और किसी में सेकेंड फॉर्म नहीं आती, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अगर सिंपल पास्ट टेंस का कोई नेगेटिव सेंटेंस है तो उसमें डिड आएगा, डिड हेल्पिंग वर्ब आएगी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और डिड के साथ नॉट भी आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। तो डिड नॉट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म तब नहीं आएगी क्योंकि मैंने आपको अभी टेंस में लिखवाया है ना, मैंने अभी आपको हेल्पिंग वर्ब की टेबल में लिखवाया था कि जो सिंपल पास्ट है उसकी डिड हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये डिड सिर्फ तभी लगेगा जब सेंटेंस नेगेटिव हो, पॉजिटिव सेंटेंस में डिड नहीं लगता है, सिर्फ मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। अब अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको ये 4 कैटेगरी बताई थी हर टेंस की। पहले मैंने आपको बताया था सिंपल, जिसे इनडेफिनिट भी कहते हैं। अब चाहे वो सिंपल प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इनडेफिनिट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, फिर है हमारा परफेक्ट और फिर है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए यहाँ पे हम मेन वर्ब के बारे में बताएंगे, कहाँ पे कौन सी मेन वर्ब लगती है। हेल्पिंग वर्ब तो हमने बता दी कब कहाँ कौन सी लगेगी, और सिंगुलर के साथ कौन सी लगेगी, प्लूरल के साथ कौन सी लगेगी, लेकिन मेन वर्ब समझिए मेन वर्ब कहाँ पे कौन सी लगती है। अगर आप किसी भी टेंस का सिंपल सेंटेंस लिख रहे हो, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एक्सेप्शन मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस लिखोगे तो वहां पर मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, सिर्फ यहीं पे आती है, बाकी सब में फर्स्ट फॉर्म आएगी। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। परफेक्ट में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। और ये चीज सबके लिए लागू है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे वो पास्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, सब में ये एप्लीकेबल है। मेन वर्ब का फॉर्म आपको याद रखना है। जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है इसे मेन वर्ब का बेस फॉर्म भी कहते हैं। ये बेस फॉर्म होता है हमारे टेंस का। और मेन वर्ब अगर आपसे पूछा जाए मेन वर्ब की कितनी फॉर्म्स होती हैं, ऐसे याद रखिएगा आप, मेन वर्ब की जो फॉर्म्स होती हैं, पहले मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकेंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, फोर्थ फॉर्म होती है और फिफ्थ फॉर्म भी होती है। तो देखिए फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब का बेस फॉर्म कहते हैं, ये बेस फॉर्म होती है, ये सिंपल अपनी बेसिक फॉर्म में लिखी जाती है। और सेकंड जो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, इसमें पूरा वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाता है, ये पूरा वर्ब का फॉर्म इसमें चेंज हो जाता है। कुछ में चेंज होता है, कुछ में वर्ब के आगे मेन वर्ब का सेकंड और मेन वर्ब का थर्ड कुछ में एकदम सेम होता है। मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे ईडी, en या t लगा दो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे ing लगा दो, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे s या es लगा दो, मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है। तो अगर हम कोई एग्जांपल ले, जैसे मैं बोलूं कि ईट का आपको बताना है, ईट देखिए ईट अपने में ही मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अगर इसका सेकंड बोलेंगे तो एट होता है, और अगर इसका थर्ड बोलेंगे ईटेन होगा, en लग जाएगा। अगर इसका फोर्थ बोलेंगे, अगर हम इसका फोर्थ फॉर्म बोलते हैं तो ईटिंग हो जाएगा, और अगर हम इसका फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं तो ईट्स हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आपको यहाँ पे कुछ वर्ब लिख के देते हैं, आप हमको उनके सारे फॉर्म्स कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जैसे सबसे पहला है आपका ड्रिंक, उसके बाद है आपका स्लीप, उसके बाद है आपका डांस। ऐसे करके आप कुछ वर्ब के पांचों के 5 फॉर्म्स बताइएगा लिखकर। बाकी मैंने आपको बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस पूरा क्लियर कर दिया है। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को बना लीजिएगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी नोट कर लीजिएगा। थैंक यू।